हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ कॉम्पीडिया, जहां मैं आप सबका स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडीज के डे 19 वाले वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक जिसे आप सब बहुत डरते हो, पर ये बहुत इजी सा टॉपिक है। हम एकदम प्रैक्टिकल व्यू ऑफ पॉइंट से समझेंगे, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब बटन को हिट करो और साइड में बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर आपको सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो चेकआउट नहीं किया है 30 डे मैराथन का, तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। अगर आपको कोई वीडियो छूट भी गया तो उसे भी चेकआउट करना। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अब बात कर लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा है। अब किस चीज का ढांचा है? हमने जैसा पढ़ रखा है कि जो आपका मनी है वो क्या है? ब्लड है बिजनेस के लिए, यानी खून है। जैसे कि हमारे बॉडी के लिए खून बहुत जरूरी है, बिजनेस के लिए मनी बहुत जरूरी है, राइट। तो चाहे आपका कितना भी मनी हो। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एकदम डिटेल में, जिसको आपको जाकर चेकआउट करना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा प्लेलिस्ट का, और जाके जरूर से चेकआउट करना। तो वहां पर हमने अच्छे से डिस्कस किया कि हम किस तरीके से कौन से प्रोस कॉन्स को देख के अपना डिसीजन लेंगे कि हमें बोरोड फंड चाहिए कि ओनर्स फंड चाहिए। अब बोरोड फंड ओनर्स फंड की बात हो गई, तो वो हमें देखना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या प्लान करते हैं? अपना डेट बाय इक्विटी का रेशियो निकालते हैं। जो आप अकाउंट्स पे करते हो सेम वही चीज है ये, और कुछ भी नहीं है। यहां पे हम डेट टू इक्विटी की रेशियो चेक करते हैं, जो मैंने यहां लिख भी रखा है। तो आप भी वही डेफिनेशन लिख सकते हो, डेट टू इक्विटी रेशियो वाला, राइट। क्योंकि हम यहां प्रोपोर्शनेट चेक करते हैं आपके पास कितना बोरोड फंड है और उस कंपैरिजन में कितना ओनर्स फंड है, आपके मालिकों ने कितना पैसा लगा रखा है। उस बेस पे हम चेक करते हैं कि आपने ओन मतलब बोरो कितना कर रखा है, राइट। तो ये होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी एक ढांचा जिसमें हम डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पैसा किस किस तरीके से लगा हुआ है, कौन से प्रोपोर्शन में लगा हुआ है, राइट। उसके बाद एक टर्म आ जाता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज। ये फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यूज ऑफ बोरोवर्स फंड फॉर शेयर होल्डर्स, सेम वही चीज होता है यहां पे। किसी कारणवश, मतलब कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसके वजह से आप अपने शेयर होल्डर्स को खुश नहीं कर पा रहे हो, डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो। वो हमने डिविडेंड डिसीजन में देख रखा है, राइट। तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो, पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो या फिर कोई और रीजन है जिसके वजह से आप उनको डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो, मतलब आपको कोई तंगी आ गई है मार्केट में, तो उस केस में क्या होता है? हो सकता है कि आपके शेयर होल्डर्स आपके कंपनी में से इंटरेस्ट छोड़ के जा रहे हो, मतलब आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हो। तब आप क्या करोगे? अपने कंपनी को बचाने के लिए उनको डिविडेंड दोगे, उनको खुश करोगे किसी तरीके से। तो आप कहां से करोगे? जब आपके पास फंड नहीं है तो आप बोरो करोगे फंड, आप बाहर से जाके फंड लोगे, ताकि आप अपने कंपनी के जो आपके जो शेयर होल्डर्स है उनको खुश कर सको, ताकि आपकी कंपनी यूं ही चलती रहे और ना ही डूबे, राइट। तो ये उस केस में हो सकता है जब आपकी कंपनी का रेप्यूटेशन अच्छा है, मतलब आपकी कंपनी के पास पैसा था पर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पर अब इन्वेस्टमेंट से ही तो सिर्फ नहीं चलेगा, आपको शेयर होल्डर्स को खुश रखना पड़ेगा, राइट। शेयर होल्डर्स को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी बाय द वे पैसा लगा के रखा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। इसलिए हम बोरो करते हैं फंड कभी कभी, ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स को हैप्पी रख सके, उनको बचा सके, मतलब उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बना के रख सके, राइट। तो ये होता है आपका दूसरा पार्ट, जिसमें हम फाइनेंशियल लिवरेज को डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपका कौन कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है कैपिटल स्ट्रक्चर? जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया, ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? डेट टू इक्विटी का रेशियो है। और हम सारी चीजें किस बेस पर डिस्कस करते हैं? ओनर्स फंड, बोरोड फंड, राइट। तो जो फैक्टर्स जो फिर से बता रहा हूं, जो फैक्टर्स फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डील करते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको इसमें भी डील करते हैं, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करने के लिए वही सारे फैक्टर्स डील करते हैं, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सेम डेफिनेशन है, सेम सारी चीजें हैं, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं कि दूसरा टॉपिक है। आप इस तरीके से सोचो कि ये भी सेम टॉपिक है, क्योंकि इसमें भी सारे वही है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपके पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो आप ऑब्वियस सी बात है बोरोड फंड की तरफ जाओगे। अगर आपके पास कैश फ्लो पोजीशन कम है तो आप ओनर्स फंड की तरफ जाओगे। सेम वही फंडा है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करके दिया है।
तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में भी लास्ट वीडियो में डिस्कस है। तो आप, मैं बेफिजूल में वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, आप उस वीडियो को जाके देख लो, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ ये दो चीजों के बारे में बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट और आपका ये जो है फ्लक्चुएशन कॉस्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट में आता है कि आपके शेयर्स मिल गए, आपने शेयर्स इशू कर दिए, मतलब आपके शेयर होल्डर्स आ गए, अब उन्हें डिविडेंड देने का कॉस्ट, या फिर आपने डेट ले लिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए या फिर लोन ले लिया, तो उसमें इंटरेस्ट देने का कॉस्ट, राइट, वो कॉस्ट ज्यादा है या डिविडेंड देने का कॉस्ट ज्यादा है, यानी इंटरेस्ट का कॉस्ट ज्यादा है या डिविडेंड का कॉस्ट ज्यादा है। आप दोनों को कंपेयर करोगे, उस अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा टाइप का फंड रेज करना है, राइट। उसके बाद आता है आपका कि फ्लक्चुएशन कॉस्ट क्या होता है, फिर ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट है कि आपको शेयर होल्डर तक पहुंचना है और डिवेंचर होल्डर्स तक पहुंचना है, या जहां से आपको लोन लेना है वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने का जो कॉस्ट होता है। आप सोचोगे ये क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ जी यही सही बात है, वहां तक पहुंचने का कॉस्ट। वो कैसे पहुंचते हैं, हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, उसका कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट में आता है। ब्रोकर्स कमीशन फ्लोटेशन कॉस्ट में आता है, सेबी के चार्जेस फ्लोटेशन कॉस्ट में आता है। ये सारी चीजें, एडवर्टीजमेंट वगैरह सब फ्लोटेशन कॉस्ट में आती है जब तक आप शेयर्स इशू नहीं कर देते। अंडरराइटर्स कमीशन, ब्रोकर्स कमीशन, ये सारी चीजें फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर आती हैं। और उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डेट देखते हैं कि उनको अगर हम इंस्टॉलमेंट देते हैं तो इतना पैसा पड़ेगा हमें, पहले हम वो देख लेते हैं, या फिर हम डिविडेंड देंगे तो हमें इतना ज्यादा पड़ जाएगा। दोनों को कंपेयर करते हैं, जिसमें कम होगा उसके तरफ जाके हम फ्लोटेशन कॉस्ट करते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना है और शेयर्स इशू करने के लिए भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, दोनों के लिए ब्रोकर के पास जाना ही पड़ता है, राइट। तो हम देख लेंगे कि किसमें हमें कम लग रहा है, पहले इक्विटी मतलब ये जो आपका कॉस्ट है वो वाले में चेक कर लेंगे, उसके बाद जाके हम फ्लोटेशन कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका ये वाला पोर्शन। अब इसके बाद क्या, अब एक ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए दो चीजें चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये देख लेते हैं हम। तो फिक्स्ड कैपिटल है आपका कि आपके लिए कुछ चीजें फिक्स्ड होंगी, जैसे कि आपने पढ़ भी रखा है कि फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जो आप पढ़ते हो सेम वही चीजें है, फिक्स्ड कैपिटल और कुछ भी नहीं है। और वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स, जो आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह है, ये सारी चीजें आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है, जो आपको डे टू डे बिजनेस में यूज होता है। और फिक्स्ड कैपिटल होता है जो कि आपके लॉन्गेविटी के लिए होता है, राइट। तो इन सभी चीजों को भी अफेक्ट करता है कुछ चीज, इन सभी चीजों को भी कुछ चीज अफेक्ट करता है। तो वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ ऑपरेशन, राइट। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मान लो आपका बिजनेस दो टाइप का हो सकता है, एक तो जो कि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, सर्विस स्टार्ट किया है, या फिर एक ऑनलाइन टाइप का बिजनेस जो आजकल अमेजोन वगैरह कर रही है, या फिर बहुत सारे एप्स आपने देखे होंगे जिनमें कि क्लोथिंग वगैरह का बिजनेस होता है। जब आप क्लोथिंग वगैरह के बिजनेस में जा रहे हो जो ऐप में है, ऑनलाइन है, तो वहां पे आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्शन यूनिट नहीं चाहिए, इवन आपको रिटेल शॉप भी नहीं चाहिए। आप अपने घर पे कपड़े लाके फोटो खींच के डाल सकते हो और जब आपको ऑर्डर आएगा तब जाके आप खरीद के उन्हें ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट। पर अगर आपका वही नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, आपने रिटेल शॉप खोल रखा है, तो आपको प्रॉपर एक प्लेस चाहिए, दुकान खरीदना होगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट। उसके बाद आपको कुछ लोग रखने पड़ेंगे, या फिर अकेले हैंडल कर रहे हो तो आपको जाके उसमें बैठना पड़ेगा, ये होता है आपका। इस टाइप के नेचर ऑफ बिजनेस में आपके फिक्स्ड कॉस्ट लग जाते हैं, जैसे कि आपको कुछ कैलकुलेटर्स खरीदने, या फिर आपको कपड़े खरीदने तो आपको उनका मतलब डेकोरेशन करना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीजें लगानी पड़ेंगी ताकि, और आपको जो लैंड खरीदना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपके फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएंगी, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका स्कोप ऑफ ऑपरेशन। अब स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या है, मान लो आप अपना रिटेल स्टोर खोल रहे हो, सिंपल सा छोटा सा, तो वहां पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन अगर आप ऑल ओवर इंडिया में, या फिर आपके जो स्टेट है वो ऑल ओवर स्टेट में खोल रहे हो अपना ब्रांचेस, राइट, तो आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल की तरफ, तो वो हो जाएगा आपका स्कोप ऑफ ऑपरेशन को लेकर, यानी आप कितना बड़ा खोल रहे हो। अब ये टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपको ये एरो दिख रहा है कि ये दो टाइप के हैं, राइट। तो ये दो टाइप के कौन कौन से हैं, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा था 11 में, सेम वही चीज है, यहां पे हम पढ़ते हैं आपका लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, राइट। तो ये दो टाइप के आपके टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर मान लो आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग टाइप का है जहां पे मशीन ज्यादा यूज नहीं हो, तो आपको लेबर पे खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा लेबर्स चाहिए होंगे। पर अगर आपका कैपिटल है तो आपको कैपिटल के ऊपर मतलब आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, तो आपका कॉस्ट इंक्रीज होगा। लेकिन याद रखना कि आपका अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो फर्स्ट में आपको कॉस्ट लगेगा, पर बाद में जाके कॉस्ट
कम हो जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का बात। अब इसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और फिनेंस एंड लीजिंग। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है? तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में हम देखते हैं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा होने वाला है। अगर आपका ग्रोथ जो है, आपने जो प्लान कर रखा है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप चाहते हो कि हम इतने बड़े बन जाए कि सबसे compete करें, तो आपका जो फिक्स्ड कैपिटल है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, राइट। क्योंकि आप धीरे धीरे करके ग्रो करोगे तो आपको भी अपना कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा। जिस बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव नहीं होगा वो बिजनेस छोटे से यूनिट में खुलेगा और छोटे से यूनिट में बंद हो जाएगा। आपने कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में भी पढ़ रखा है क्लास 11th में, जो कि कुछ सीजनल होते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, फिर वो दूसरे लाइन ऑफ बिजनेस में चले जाते हैं, फिर वो दूसरे लाइन ऑफ बिजनेस में चले जाते हैं। तो उनके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मैटर नहीं करता है, उनके लिए उतना फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए, पर आपको चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपके लिए मैटर करती है। उसका फिनेंस एंड लीजिंग। फिनेंस एंड लीजिंग में क्या होता है? जिस तरीके से रेंट होता है उसी तरीके से लीजिंग होता है। कुछ मॉल्स होते हैं, कुछ जगह होती है जिनको गवर्नमेंट लैंड देता है या गवर्नमेंट बिल्डिंग देती है कि आप 80 साल 70 साल 90 साल तक के लिए यहां पे रहो, तो वो भी एक टाइप का फिक्स्ड एसेट है। अब वहां पे क्या होता है, कुछ 2-3 लाख के आपके ईयरली इंस्टॉलमेंट जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आप वो लैंड आज के डेट पे खरीदते हो तो 200-300 करोड़ के भी हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए वो जो आपका लीजिंग है वहां पे आपको सस्ता पड़ता है। तो आप देखोगे आपको ये बेनिफिशियरी है कि नहीं है कि आप इस टाइप के लीजिंग वगैरह में जाओ, तब जाके आप अपने फिक्स्ड कैपिटल के डिसीजन को लोगे और फिक्स्ड कैपिटल डिफाइन करोगे, राइट, अपने ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल जो आपको डे टू डे लगता है, तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो आपका स्टार्ट होता है ये लेंथ ऑफ ऑपरेशन साइकिल से। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है कि आप अपना बिजनेस कितने समय के लिए चला रहे हो, राइट। क्योंकि कुछ बिजनेसेस होते हैं सीजनल वे में चलते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं कहीं पे होता है कि आपका एक बार मशीन चालू हो गया तो 6 महीने तक बंद ही नहीं होता है, राइट। कुछ ऐसे भी बिजनेस फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहां पे आपका वर्किंग कैपिटल हाई रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पे 24 आवर्स आपको कुछ एम्प्लॉयज चाहिए, कुछ लेबर्स चाहिए जो आपके लिए काम करके देंगे, तो उन्हें आपको पे करना पड़ेगा, जहां पे आपको वर्किंग कैपिटल की हाई रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है बहुत छोटा है, डे टू डे खत्म होता है, डे टू डे स्टार्ट होता है नया, तो आपको वहां पे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा, राइट। इस तरीके से डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसके बाद है आपका नेचर स्केल। जो नेचर स्केल के बारे में यहां पे बताया गया सेम है। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस, मान लो आप ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हो तो आपको कम से कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप एक रिटेल शॉप खोल रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। उसके बाद अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट जो है आपका सीजनल फैक्टर्स, जो सेम मैंने यहां पे बताया सेम ही वही है। अगर आप सीजनल बिजनेस करो, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो एक सीजन में बिजनेस किया, मतलब विंटर में बिजनेस किया उसके बाद बंद कर देते हैं अपना बिजनेस, राइट। तो उनको विंटर के सीजन में ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, पर समर के सीजन में वर्किंग कैपिटल ही नहीं चाहिए, राइट। इस टाइप के बिजनेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं अपने मार्केट में। उसके बाद आता है क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से भी बिलोंग करता है और जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी बिलोंग करता है। तो क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है? क्रेडिट अलाउड का मतलब है आपने कितना उधार में बेचा है, और क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है कि आपने कितना उधार में लिया है। तो दोनों को हमें अच्छे तरीके से सोच समझ के प्लान करके चलना पड़ता है, क्योंकि आपका बिजनेस दोनों ही चीजों पर डिपेंडेंट है। अगर आपने अच्छे से क्रेडिट अलाउ नहीं कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में कुछ भी मतलब उधार पे बेचते नहीं हो, तो आपका बिजनेस कभी ग्रो हो ही नहीं सकता। और अगर आपने क्रेडिट पर सप्लाई नहीं लिया है तो आप सामान ही नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक बार आपको सामान खरीदने के लिए उतने पैसे आते नहीं है, तो आपको क्रेडिट अवेल करना पड़ता है। तो पर आपको सोच समझ के बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आप इतना भी क्रेडिट मत दे दो ताकि आपको अगर वो पैसा नहीं भी मिलता है, अगर वो बैड डेट भी होता है तो आप डूब जाओगे, और आप इतना भी क्रेडिट मत अवेल कर लो कि आप उसको पैसा ही ना चुका पाओ। तो आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग आपका वर्किंग कैपिटल का जो डिसीजन होगा और वर्किंग कैपिटल जो आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो सेट होगा, राइट। इसके बाद आता है आपका इन्फ्लेशन एंड कंपटीशन, राइट। तो इन्फ्लेशन एंड कंपटीशन क्या है? कंपटीशन का सिंपल सा मीनिंग समझ लो। कंपटीशन होता है आपका, अगर आपके मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर आपका मार्केट में आपके जैसे 10 दुकानें, आपने कोई दुकान खोला, आपके बगल में 10 दुकानें हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए ताकि आप उनसे कंपीट कर सको और अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को बड़ा कर सको। पर अगर आपका कंपटीशन छोटा लेवल का है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल
कैपिटल में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के जगह पे अब एक बात सोच लो कि इन्फ्लेशन के टाइम में तंगी होती है, लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट आ जाती है एज पर दी मतलब आपका जो नॉर्मल व्यू पॉइंट है। लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम में भी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो अप कर सको, रॉ मटेरियल्स परचेज कर सको। ये सारी चीजें के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट। तो इस तरीके से आपका होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक खत्म। तो अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो चेकआउट नहीं किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाके 30 डे मैराथन के वीडियोस को चेकआउट करो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे आपको सारे मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको बाय बाय गाइस।